हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 12, अर्थ, मून एंड दी सन। ठीक है, तो आज हम जो अर्थ है, मून है, सन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सन की, है ना। सन की तो हमें सबको पता है। सन मतलब क्या होता है? सूरज होता है ना। अब जो ये सन होता है वो आप लोग जैसे ही सुबह उठते हैं, हमें पता है जैसे हम सो के उठते हैं तो क्या होता है, सूरज निकल जाता है। मतलब कि सूरज के ही कारण, हमारे सन के ही कारण क्या होती है, पूरी दुनिया में रोशनी जो है फैलती है ना। सूरज से ही पूरी दुनिया में रोशनी जो है फैल पाती है। रात जो है, अंधेरा दूर हो जाता है और सूरज की रोशनी से पूरी जो दुनिया है वो जगमगा जाती है। तो जो सूरज होता है, सन जो होता है, वो मेन सोर्स ऑफ क्या है? लाइट एंड एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी होता है हमारा सन। ठीक है, जो सूरज होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा सन। अब हमें पता था, हमने पढ़ा था सोलार सिस्टम। ठीक है, आपकी साइंस की बुक में भी था सोलार सिस्टम, और हम एसएसटी में भी देखते हैं सोलार सिस्टम। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये सोलर सिस्टम की इमेज है। तो जब भी हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम में जो सन होता है, द सन एंड दी 8 प्लैनेट्स। ठीक है, 8 प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल सेलेस्टियल बॉडीज जो है, सेलेस्टियल बॉडी मिलके क्या करती हैं, हमारा सोलर सिस्टम बनाती है। ठीक है, तो सूरज के चारों तरफ 8 जो ग्रह हैं, या फिर हम जैसे बोलते हैं प्लैनेट, ये प्लैनेट आप देख सकते हैं। जैसे मरकरी हो गया हमारा, ठीक है, ये हम मरकरी बता रहे हैं। फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये सब क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। सूरज के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होंगे और अदर सेलेस्टियल बॉडी, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार दिख रहे होंगे, है ना, चमकीले से। ये स्टार अदर एस्टेरॉयड है, मीटेरॉयड से अदर सेलेस्टियल बॉडी भी क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सोलार सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी अर्थ है, ठीक है, क्या है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ या जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ या पृथ्वी, जिस पर हम क्या करते हैं, जिस पर हम रहते हैं। तो अगर हम अर्थ की बात करें, अभी हम अर्थ को और जानेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि अर्थ जो है वो कैसा है, लिविंग प्लेनेट है। वहाँ पे क्या है, जीवन संभव है, हम वहाँ पे जिंदा रह रहे हैं, है ना, लिविंग प्लेनेट है अर्थ। फिर क्यों लिविंग प्लेनेट है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, एयर है, एयर में मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है ब्रीदिंग के लिए, इसीलिए यहाँ पे लाइफ है, लाइफ एग्जिस्ट करती है ना। यहाँ पे इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु रहते हैं, तो लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ में। अब हमें पता है जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, हमें पता है अर्थ क्या है, सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, अर्थ का एक है नेचुरल सैटेलाइट। क्या है अर्थ का, तो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है क्या, मून। ठीक है, क्या नाम है, मून, या जिसको हम बोलते हैं चांद। ये क्या करता है, जो चांद होता है, ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। और अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है, तो मून घूमता है अर्थ के चारों ओर। ये बात पता है हमें। ये जो मून है, ये क्या करता है, नेचुरल सैटेलाइट है, और ये अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है या घूमता रहता है। ठीक है, इतनी बेसिक बात हमें पहले से पता थी। और अगर हम बेसिक बात करें, जो सूरज है, अगर हम बात करें सन की, तो सन कहाँ से उगता है, तो हमें पता है सन जो है वो पूर्व दिशा से उगता है, पूर्व से उगता है ना। सनराइज सनराइज इन दी ईस्ट डायरेक्शन से जो है, तो जो सन है हमारा
वो राइज होता है, उगता है ईस्ट से, है ना, पूर्व दिशा से उगता है। और डूबता कहाँ है? डूबता है वो कहाँ? पश्चिम में, मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में वो डूबता है। ठीक है, ये बात बेसिक सी बात है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, अब डायरेक्शन भी सुन लो, तो हमें पता है 4 तरीके के 4 डायरेक्शन होते हैं, है ना। यहाँ पे ऊपर हम बनाते हैं नॉर्थ और नीचे होता है साउथ, है ना। अगर हम इंडिया का मैप देखें, अगर हम इस तरीके से इंडिया का मैप बनाते हैं, तो हमें पता है कि जहाँ पर ये हिमालय रीजन रहता है, आपको पता है ऊपर हिमालय है, हिमालय पर्वत है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? नॉर्थ। ठीक है, और नीचे की तरफ आपको पता है यहाँ पे ये श्रीलंका है, यहाँ के नीचे वाला रीजन क्या होता है? साउथ होता है। फिर अगर हम लेफ्ट राइट हैंड पर देखें, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हमने बना लिया। उसके बाद जो हमारा राइट हैंड रहता है, राइट हैंड पर याद रखना क्या होता है? हमारा ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड पे होता है हमारा वेस्ट। तो यहाँ पे होता है हमारा ईस्ट और यहाँ पे होता है हमारा वेस्ट, है ना। ये हमारे क्या होते हैं? डायरेक्शन होते हैं। उसके अलावा नॉर्थ साउथ, फिर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब भी होता है। बट मेन जो 4 डायरेक्शन है, 4 प्रकार की दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, उसके अलावा और क्या बेसिक चीज़ें, बेसिक बातें तो यही है। अब हम क्या करते हैं, ये सब बेसिक नॉलेज था, अब हम अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं कि हमारी जो बुक है एनसीईआरटी में हमें टॉपिक में क्या दिया है। तो हमें बताया है सबसे पहले जो बुक में है हमारा, कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन से याद रखना, रोटेशन वर्ड किससे आया है? रोटेशन का मतलब होता है घूमना। रोटेशन का मतलब क्या होता है? घूमना, या हम इंग्लिश में बोलेंगे मूविंग अराउंड। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है? चारों तरफ वो घूमता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? रोटेशन बोल देते हैं। मान लो हमारा क्या है? एक फैन है। हम सबके घरों में पंखा होता है, तो हम देखते हैं जो हमारे सीलिंग में फैन लगा हुआ है, तो वो क्या करता है? तेजी से घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है। तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन बोलते हैं, या फिर हम इसे क्या बोल देते हैं? रोटेशन बोलते हैं। या फिर आपने क्या देखा होगा? एक टॉप देखा होगा। टॉप मतलब, टॉप होगा हमारा, ये फैन है, टॉप होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? लट्टू या भौरा भी बोलते हैं। उस पर क्या होता है? नीचे की तरफ एक कील लगी होती है। उससे क्या होता है? ये पूरा जो है हमारा टॉप या भौरा, ये क्या होता है? अपनी ही जगह पर ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर या फिर हम बात करें जो झूला होता है हमारा, ठीक है, जो मैरी गो राउंड है, या जो बड़े बड़े से झूले होते हैं, आपने देखा होगा सर्कुलर, वो क्या होता है? रोटेशन करते रहते हैं। उसी तरीके से जिस तरह का से ये सारे लोग मूव करते हैं, तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो जैसे कि ये टॉप बना है, ठीक है, तो टॉप क्या है? ये मूव कर रहा है अपने, इस पे क्या, ये जो पिन जैसे कील है, ठीक है, अपने निडल पर ये मूव कर रहा है। जैसे सॉसर बॉल है, बॉल भी हम घूमती ही रहती है, हम देखते हैं। जैसे फेरिस व्हील है, ये झूला भी क्या होता है? एक दिशा में रोटेट करता घूमता है। जैसे हम आइस स्केटर की बात करें, तो वो भी क्या होती है? अपने प्लेस में घूमते रहती है। मतलब बात हो रही है स्पिनिंग की, कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पर या अपने एक प्लेस पर घूमता रहता है, ठीक है। तो वैसे हम बात करते हैं जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ भी क्या होती है? अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। अब ये एक्सिस क्या होता है? तो एक्सिस याद रखना, जब भी हम एक सर्कल की बात करते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या होता है? उसके हम सीधे परपेंडिकुलर में हम एक क्या लाइन जैसा सपोज कर लेते हैं, इसे हम बोल देते हैं क्या? एक्सिस है। इसके चारों तरफ क्या होती है? उस लाइन के चारों तरफ ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करती रहती है, तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है अपने एक्सिस पर। तो इसी तरीके से जो हमारी अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, वो भी क्या करती है? रोटेशन करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। तो इस रोटेशन को या इस घूमने को, स्पिन को हम क्या बोल देते हैं? अर्थ रोटेशन या अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, द अर्थ
स्पिन, अर्थ स्पिन, स्पिन मतलब याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, स्पिन को ही हम क्या बोल देते हैं, रोटेट। अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पर क्या होती है, अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है घूमती रहती है इन स्पेस, स्पेस पर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द अर्थ, दिस इज कॉल्ड अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब समझ में आया, जब पृथ्वी क्या होती है, अपने एक्सिस पर घूमती है। रोटेशन मतलब होता है हमारा क्या, घूमना, ठीक है। रोटेशन मतलब क्या होता है, घूमना। तो हमारी पृथ्वी भी क्या होती है, अपने एक्सिस पर घूमती है। अब जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तो वो कितना टाइम लेती है, याद रखना, ये किसके थ्रू घूमती है, तो नॉर्थ और साउथ पोल होता है। अभी यहाँ पे मैंने मैप यहाँ आपको डायरेक्शन में बताया था, यहाँ पे देखिए कि ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, और नीचे की तरफ साउथ होता है। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि ये जो सर्कुलर है, मान लो ये जो सर्कल है वो हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, मान लो ये हमारा एक्सिस है, तो एक्सिस के यहाँ ऊपर वाला जो हिस्सा होगा इसको हम बोल देते हैं, याद रखना, नॉर्थ पोल। और जो नीचे वाला हिस्सा होगा इसको हम क्या बोल देते हैं, साउथ पोल, ठीक है। तो ये वाला पूरा जो रीजन होता है हमारा, ये क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल कहलाता है। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है बच्चों साउथ पोल, ठीक है। अंडरस्टैंड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही होते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि अब ईस्ट पोल भी होगा और वेस्ट पोल भी होगा, ऐसा नहीं होता है। दो ही पोल है अर्थ में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ऊपर की तरफ जो है हेड की तरफ तो वो नॉर्थ पोल है, और नीचे जो है वो साउथ पोल है। याद रखना, इसके बीच से एक लाइन होकर जाती है, बीचों बीच से, पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन होके जाती है, उसको हम बोल देते हैं इक्वेटर। क्या बोल देते हैं इस लाइन को, इक्वेटर। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे दिखाया गया रेड डॉट से नॉर्थ पोल, ये नीचे वाला है ये साउथ पोल, और ये पृथ्वी के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेटर बोल देते हैं। ये लाइन क्या करती है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेटर, ठीक है। इतना अंडरस्टैंड, समझ में आया इतनी बात। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो रोटेशन कर रही है, घूम रही है चारों तरफ, ठीक है। ये क्या कर रही है, अपने ही एक्सिस पर चक्कर लगा रही है, गोल गोल घूम रही है, जिस तरीके से पंखा घूमता है, या जिस तरीके से टॉप या लट्टू घूमता है, या जिस तरीके से बॉल घूमती है, एक फुटबॉल घूमती है, झूला घूमता है, उसी तरीके से पृथ्वी भी क्या होती है, अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, गोल घूमती है, जिसे हम बोल देते हैं अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस रोटेशन को कंप्लीट करने में, वन रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ को लगते हैं 24 घंटे। कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि द कंप्लीट अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स। 24 घंटे में वो अपना क्या करती है, एक चक्कर या एक रोटेशन कंप्लीट करती है अर्थ, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया। अब एक और बात, जब हम क्या करते हैं, नॉर्थ पोल से देखते हैं, जब हम यहाँ से देखते हैं, इस तरफ से अगर आई करके हमने देखा तो क्या होता है, नॉर्थ पोल से जब भी हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। कैसे रोटेशन करती है, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेशन करती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्लॉकवाइज
दो चीज़ होती है, याद रखना, क्लॉकवाइज एक सुई की या जो घड़ी की सुई जो होती है उसकी दिशा में कोई भी चीज़ घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है, या तो कैसी घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो याद रखना जो हमारी पृथ्वी है वो रोटेशन कैसा करती है, तो अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ इज द अर्थ इज rotating earth is rotating in the anti clockwise डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। याद रखना अर्थ कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, या फिर इसी को बोलते हैं दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, रोटेशन करती है। ये बात अंडरलाइन कर लो। सबसे पहले तो उसको 24 आवर लगते हैं घूमने में, फिर वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। ये तीन चीज़ जो है मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? रोटेशन ऑफ अर्थ समझ में आया कि अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पर जब भी घूमेगी तो उसे बोलेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ या रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर अर्थ अपना एक चक्कर लगाने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लेती है। वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, पूर्व। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डे एंड नाइट की। ठीक है, दिन और रात की बात करते हैं, दिन और रात। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात कब होता है, तो जब भी हमारी अर्थ जो है रोटेशन करती है, तो याद रखना अर्थ का वो वाला हिस्सा जो सूरज की तरफ आ जाएगा और सन की रोशनी जिस हिस्से पर पड़ेगी तो वहाँ पे क्या होगी, पूरी तरीके से लाइट आ जाएगी, और जिससे क्या होगा, वो चमकने लगेगा। रोशनी आ गई तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, उजाला दिखाई दिया। इसीलिए उस टाइम को हम बोलेंगे डे हुआ है या दिन हुआ है। और सन की रोशनी यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस हिस्से पर नहीं पहुँच पाती है उसे हम क्या बोलते हैं कि रात हुई है, या फिर क्या है, वहाँ पर अंधेरा है। ठीक है, यहाँ पे और अच्छे से देख सकते हो कि सनरे जो है पृथ्वी के आधे ही हिस्से में जा रही है, यहाँ तक जो है क्या है, रोशनी पड़ रही है, ये सन की लाइट आ रही है येलो कलर से। इस हिस्से को यहाँ पे देख रहे हो आप, उजाला दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डे टाइम है। और जिस हिस्से पर लाइट नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे क्या है, नाइट है, हमारी क्या है, रात है। तो डे और नाइट किस पर डिपेंड करता है, डे एंड नाइट depends on the rotation of the earth। ठीक है, तो when sunlight when the part of the earth receive सनलाइट, जहाँ पे सनलाइट आ रही है ना, जहाँ पे क्या हो गई, सनलाइट आएगी, उस जगह को, उस पार्ट में क्या होगी, द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव सनलाइट इज डे टाइम एंड वेयर लाइट नॉट फॉल आर कॉल्ड नाइट। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देंगे, नाइट है, और डार्क साइड। ठीक है, तो समझ में आया, जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच पाएगी उस हिस्से में क्या होगा, दिन होगा, सुबह होगी। और जब पृथ्वी के उस हिस्से में जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती है उस जगह पर क्या होता है, रात होती है, नाइट होती है। तो डे और नाइट कैसे होती है, समझ में आ गया। जब पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है, रोटेशन करती रहती है, तो सूरज के सामने जब पार्ट आ जाता है तो वहाँ पर दिन होता है, और जिस पार्ट में सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती वहाँ पर रात होती है। तो ये बहुत ही
इजी सा था, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और बात जो हमने स्टार्टिंग में बोले थे कि हमें पता है कि सूरज जो है, सन है, किस दिशा से निकलता है। तो याद रखना, हमें पता है कि सन जो है हमारा, सन है, राइज होता है, सन राइजेस इन दी ईस्ट। ईस्ट में राइज होता है, मतलब कि सबसे पहले फर्स्ट जो सनराइज होगा, फर्स्ट सनराइज अकर इन, कहाँ पे अकर होगी, इन ईस्टर्न पार्ट। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं, याद रखना है, इंडिया में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, तो ईस्टर्न पार्ट पर निकलता है। कहाँ पे निकलता है, ईस्टर्न पार्ट पर। ठीक है, उसमें भी अगर और डिटेल पूछे तो अरुणाचल प्रदेश जो होता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज की किरणें जो पड़ती है। तो सनराइज होता है सबसे पहले कहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट इन द इंडिया की बात हो रही है, ये याद रखना, हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले कहाँ निकलता है, तो ईस्टर्न पार्ट में निकलता है। और सेट कहाँ पे होता है, सनसेट कहाँ पे होता है, याद रखना, सनसेट इन दी वेस्ट डायरेक्शन में, और वेस्टर्न पार्ट है ना, वेस्टर्न पार्ट में जो सन है हमारा, वो क्या होता है, डूबता है, सनसेट होता है। तो ये बात हमें पहले भी पता थी। ठीक है, उसके बाद और हम क्या बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, कि आपको पता है कि हम देखते हैं कि सुबह जब सूरज निकलता है, मान लो हमने देखा मॉर्निंग में सन कहाँ पे है, ये हमारा घर है ना, ये हमारे घर की बिल्डिंग है समझ लो। तो हमें सुबह दिखाई देता है कि सन यहाँ पर है, कुछ समय बाद हमें दिखाई देता है कि ये जो सन है यहाँ आ गया है, कुछ समय बाद और देखते हैं हम थोड़ा सा कि सन ये कहाँ आ गया है, इस साइड आ गया है, दूसरे बिल्डिंग की तरफ आ गया है, या यहाँ पे ट्री है ना, यहाँ पे और कुछ किसी की बिल्डिंग्स बनी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि सन क्या हो रहा है, रोटेट करता रहता है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में रोटेशन कहाँ होता है, तो एक्चुअल जो रोटेशन होता है, एक्चुअली में जो हमारी अर्थ है, अर्थ रोटेट होती है। और हमें लगता है कि क्या हो रहा है, सूरज जो है अपनी जगह बदलता रहता है। तो हमें पहले लगता है कि सूरज सुबह हुई तो जो सूरज है वो यहाँ पर निकला था, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, सन घूम के उधर चला गया, और थोड़े टाइम बाद सन घूम के क्या हुआ, दूसरी तरफ आ गया। तो ऐसा नहीं होता है, ये अर्थ के रोटेशन के कारण हमें क्या होता है कि सूरज जो है मूविंग करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, बट एक्चुअल में जो हमारी अर्थ है वो घूमती रहती है, इसीलिए ये मूवमेंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारा क्या, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्या हमारा, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ या अर्थ रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है, याद रखना, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमेगा। ये एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जब घूमता है तो उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन क्या है, तो याद रखना, रिवॉल्यूशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमना, मूवमेंट करना या मोशन क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि जो हमारा एग्जाम्पल क्या है कि सन के जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती रहती। या फिर जो मून है ना,
द मून रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? तो अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन मतलब समझ में आया? जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है तो उसको हम बोल देते हैं रिवॉल्यूशन। और जो इसका पाथ होता है, ठीक है, जिस रास्ते से होकर ये घूमता है उस रास्ते को हम बोल देते हैं ऑर्बिट। जैसे कि हम अगर अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो जिस रास्ते से होकर गुजरते हैं उस रास्ते का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो वैसे ही जब पृथ्वी जो है क्या होती है, सन के चारों तरफ घूमती है तो उसका जो पाथ होता है उस रास्ते को हम बोल देते हैं ऑर्बिट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऑर्बिट के लिए क्या डेफिनेशन हो जाएगी? द पाथ एन ऑब्जेक्ट टेक्स, ऐसा पाथ जब एक ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ घूमने के लिए वाइल यूज करता है, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड another object is called its orbit। ठीक है, समझ में आया? तो मान लो कि ये हमारा क्या है, ये है हमारा सन। ठीक है, अब सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है? तो याद रखना, सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, कौन? तो ये है हमारी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की ब्लू प्लैनेट, हमारा क्या? पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, और अर्थ के भी चारों तरफ याद रखना, अर्थ के भी चारों तरफ कौन घूम रहा है? तो अर्थ के भी चारों तरफ घूम रहा है कौन? हमारा मून, हमारे चंदा मामा। कौन? हमारा मून। ठीक है, तो ये जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्विंग। और ये जो पाथ बना है, याद रखना, इस पाथ को या रास्ते को हम क्या बोल देंगे? ऑर्बिट बोल देंगे। अंडरस्टैंड? समझ में आया रिवॉल्यूशन और हमारा ऑर्बिट? अब जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्यूशन के लिए अपना एक चक्कर जो कंप्लीट करती है सन के चारों तरफ, एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगता है? तो याद रखना, उसको 365 डे लगते हैं, या फिर हम बोले तो 1 साल 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो द अर्थ completes one revolution around the sun is about, कितना टाइम लगेगा? 365 डेज लगेंगे एंड 6 आवर्स। ठीक है, कितना टाइम लगता है? 1 साल 6 घंटे पृथ्वी को सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, किसके लिए? 1 रिवॉल्यूशन के लिए। समझ में आया ये बात? ठीक है, अब याद रखना, जब भी रिवॉल्यूशन होता है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उससे बहुत सारी घटनाएं घटती है। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे। तो याद रखना, उसी के कारण हमारे जो पृथ्वी पर सीज़न होते हैं, ठीक है, जो सीज़न बदलते हैं कि ठंडी का सीज़न चल रहा है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, बरसात का सीज़न चल रहा है ना, तो ये जो सीज़न चलते हैं, चेंजिंग होते हैं, ये किसके कारण होते हैं? ये होता है हमारे पृथ्वी के रिवॉल्यूशन के कारण ही। अच्छा, एक और बात याद रखना कि जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का, तो उसके कारण जो अर्थ पे और हमारे जो नाइट व्यू रहता है, ठीक है, हमें पता है कि हर दिन सनसेट हो जाता है वेस्टर्न डायरेक्शन में, वेस्ट में सनसेट हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है? रात हो जाती है, और रात में चांद तारे दिखाई देते हैं आसमान में। ठीक है, तो अगर हम पूरा 1 साल भर की बात करें, जो रोटेशन होता है, तो अर्थ के चारों तरफ, अर्थ क्या होती है? सन के चारों तरफ घूमती रहती, तो उसके कारण क्या होता है? सनसेट होता है, आसमान में तारे दिखाई देते हैं, तो
ये सारा कुछ जो चेंजेस होता है नाइट स्काई में भी, तो साल भर अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमें आसमान में पैटर्न बोल सकते हैं तारों का, या जो नाइट रहती है ना, पूरा अगर हम मंथ की बात करें तो हर दिन क्या होता है, अलग अलग ब्यूटीफुल सा स्काई में चेंजेस हमें दिखाई देते हैं साल भर। ठीक है, तो अगर हम एक फिक्स्ड टाइम रखें कि हमें हर दिन 8 बजे हर दिन 8 बजे रात में हमें आसमान देखना है और उसमें तारे कहाँ दिखाई दे रहे हैं, मून कहाँ दिखाई दे रहे हैं, अगर हम साल भर की एक्टिविटी पैटर्न नोट करेंगे तो हमें अलग अलग इंटरेस्टिंग से क्या दिखाई देंगे, पैटर्न दिखाई देंगे, मूवमेंट दिखाई देगी किसकी, चांद और तारों की भी। ठीक है, तो यही पिक्चर से बताया है कि स्टार दैट राइज एट द सनसेट, जून का समय है, सितंबर दिसंबर है, मार्च है, तो अलग अलग कैसे चेंजेस दिखाई देते हैं, डिफरेंट स्टार्स राइज एट सनसेट इन द डिफरेंट मंथ, अलग अलग मंथ में कैसे अलग अलग तारे हमें, अलग अलग तारे तो नहीं, तारों का अलग पैटर्न या डिज़ाइन हमें दिखाई देता है। उसके बाद हम अब आ जाते हैं नेक्स्ट किसमें, सीजन्स पे, है ना। अभी हमने बात करे थे क्या कि हमें सीजन्स जो चेंज होते हैं, तो सीजन्स ऑन दी अर्थ। अब बात करते हैं हम सीज़न ऑन दी अर्थ की, तो याद रखना हमारी जो पृथ्वी होती है वो बिल्कुल एक्चुअल गोल, ऐसा स्ट्रेट गोल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसका एक्सिस थोड़ा सा क्या होता है, हल्की सी वो क्या होती है, टिल्ट होती है, हल्की सी वो क्या होती है, झुकी हुई होती है अपने एक्सिस पर, कुछ इस तरीके से टिल्ट होती है। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी रहती है वो क्या होती है, हल्की सी टिल्ट हुई रहती है, झुकाव रहता है ऐसा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर पे भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको हमारी पृथ्वी जो है थोड़ी सी कैसी दिखाई देगी, हल्की सी झुकी हुई सी दिखाई देगी। ठीक है, कैसी होती है हमारी अर्थ जो होती है, अर्थ जो है स्लाइटली टिल्ट होती है। ठीक है, स्लाइटली टिल्ट होती है, तो इसी के कारण क्या होता है, उस पर सीजन्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। अब ये सीजन्स जो है हम कंपेयर कर रहे हैं किसकी, जैसे जून के हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर। हमने बताया था 2 साउथ पोल एक नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल वाले को हम बोलते हैं जहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखो ये हमारी पृथ्वी है, तो हमने बताया था यहाँ पे ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल वाले हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं सदर्न। ठीक है, क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। अब अगर हम कंपेयर करें, ये 2 डायग्राम देखना है हमें, यहाँ जून का देखना है। ठीक है, ये कौन सा मंथ चल रहा है, जून का। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, हल्की सी ये यहाँ पे टिल्ट है, यहाँ पे सन है तो ये सन की तरफ क्या है, हल्की सी झुकी हुई है। ये देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये हल्का सा क्या है, टिल्ट है, इस तरफ क्या है, झुका हुआ है सूरज की तरफ। तो जब भी क्या होता है कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ ज़्यादा टिल्ड रहता है एज़ कंपेयर टू किसके, सदर्न हेमिस्फेयर के। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी मान लो ये सन है, ये हमारा सूरज है, और सूरज की तरफ ये हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से झुकी रहेगी, ये एन वाला भाग है और ये एस वाला भाग है, तो एन वाले भाग में ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी। ठीक है, एन वाले भाग में क्या होता है, ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ज़्यादा सूरज की तरफ झुका है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे पड़ती है समर, या फिर यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों, क्योंकि सन की जो लाइट है, सनलाइट है, वो यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है, इंटेंस पड़ रही है। कैसी पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है और इंटेंस पड़ती है, कम से कम 12 घंटे तक। ठीक है, कितना टाइम, तो 12 घंटे तक, 12 आवर्स तक क्या होती है, सनलाइट यहाँ पर आती है। उसके बाद भी क्या होती है, जब सनसेट हो जाता है, सूरज डूब जाता है, तब भी इन्वायरमेंट बहुत देर तक क्या होता है, गर्म रहता है। ठीक है, इसीलिए जून के महीने में हम क्या करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमें समर सीज़न, गर्मी का एहसास होता है।
वहीं अगर हम बात करें अपोजिट, ये हम किस में, जून की बात कर रहे थे, वहीं हम बात कर दें अगर दिसंबर का महीना, दिसंबर में, तो अब देखोगे आप तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, ये सूरज की तरफ से दूर हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, साउथ वाला भाग, ये सदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा करीब है किसके, सन के। ठीक है, नॉर्थ वाला भाग क्या होता है, दूर हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर क्या होती है, अब वहाँ पर ठंड पड़ेगी। ठीक है, दिसंबर में इसीलिए क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब वो सन से थोड़ा दूर हो गया है, इसीलिए वहाँ पे कोल्ड या फिर हम बोलते हैं विंटर सीजन फील होता है। ठीक है, क्या होता है, हमें गर्मी का एहसास होता है। उसी तरह से अगर हम अपोजिट कर दे कि जून के महीने में नॉर्दर्न जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर था, तो सदर्न में, साउथ वाले हिस्से में क्या होगा, विंटर होगा, ठंड पड़ेगी। और वहीं पे दिसंबर के महीने में क्या होता है, समर, साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा ठंड, सॉरी गर्मी पड़ती है, नॉर्दर्न में ठंड पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे मैं और क्लियर लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ कि नॉर्दर्न, ठीक है, और यहाँ पे सदर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या होगा, जून में यहाँ पे क्या पड़ेगी, जून में यहाँ पे समर है, जून में क्या है, समर है, तो हमारा दिसंबर में क्या पड़ेगा, यहाँ पर विंटर पड़ेगा। ठीक है, दिसंबर के महीने में विंटर, जो कि हम फील करते, क्योंकि हम लोग जो है, इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो हमें कैसा, हल्की ठंड, ठंड का एहसास हो रहा है, विंटर सीजन चल रहा है हमारे यहाँ। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जून में वहाँ पर विंटर सीजन रहेगा, जून में वहाँ ठंड पड़ेगी, और दिसंबर में क्या होगा, समर सीजन, गर्मी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आए, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो स्लाइटली टिल्ड है, उसके कारण वहाँ पे सीजन्स होते हैं। ठीक है, सूरज की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा टिल्ट रहता है, कब, समर सीजन में, इसलिए वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी के साथ आती है और ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, विंटर में वहाँ सनलाइट अच्छे से नहीं मिल पाती, इसीलिए क्या होता है, वहाँ पर गर्मी होती है। उसके बाद ये वाले पिक्चर की बात करते हैं हम, ये वाली पिक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमें इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल है और साउथ, नॉर्दर्न पोल की बात की है और नीचे वाला साउथ पोल रहता है। यहाँ लिखा नहीं रहता है, पर आप समझ जाया करो कि नीचे वाला हिस्सा क्या है, सदर्न पोल है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जब भी कोई एरिया छोटा रहता है ना, तो छोटी सी जगह पर क्या होता है, हमें ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, ज़्यादा ठंड का एहसास होता है, एज़ कम्पेयर टू लार्ज प्लेसेस पे, बड़ी जगह पर। ठीक है, अगर कोई जगह खुली खुली रहेगी, बड़ी रहेगी, तो वहाँ ज़्यादा स्पेस रहेगा, तो वहाँ पर हमें गर्मी का एहसास कम होगा एज़ कम्पेयर टू छोटी सी जगह पर। तो अब यहाँ पे देखो सन रे आ रही, यहाँ क्या लिखा है, सेम अमाउंट ऑफ सन रे आर स्प्रेड इन अ स्मॉलर एरिया इन दिस हेमिस्फीयर, हैंड्स आर मोर इंटेंस। छोटे से एरिया में अब सनलाइट जाएगी तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, और वहीं पर यहाँ पर बड़े से एरिया में, बड़े एरिया में यही सनरेज आ रही है, तो वहाँ पर हैंड्स आर लेस इंटेंस, तो वो क्या होगा, लेस इंटेंस होगा, इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो उसने बस इतनी सी बात बताई है कि यहाँ छोटे वाले एरिया पर ज़्यादा मोर इंटेंस, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनरेज आएगी तो ज़्यादा गर्मी रहेगी, और जो बड़ा वाला एरिया रहेगा वहाँ पे कम गर्मी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पे, नॉर्थ पोल रिसीव सनलाइट फॉर ऑल 24 आवर इन जून, और डार्कनेस जो है 24 आवर इन दिसंबर। तो क्या होता है कि हमने जब बात करते हैं, जून का महीना रहता है, तो क्या होता है, प्लेस इन दिस हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर ड्यूरिंग द 24 आवर रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। जून में हमने बात करे थे कि कम से कम 12 घंटे तक जो होती है सनलाइट, जो है सूरज की रोशनी या सूरज की गर्मी जो है वो पहुंचती है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। इसी कारण वहाँ पे क्या होता है, गर्मी पड़ती है, या फिर क्या होता है, समर सीजन रहता है, गर्मी पड़ती है। वहीं वो बोल रहा है अगर हम ठंड की बात करें तो वहाँ पर ठंड में इतनी देर तक सनलाइट वहाँ पहुँच नहीं पाती। अगर हम बोले कि धूप इतनी
टाइम तक नहीं रहती। अभी भी आप महसूस करोगे कि अभी जब ठंड का समय चलता है तो इतनी ज़्यादा सूरज की रोशनी हमें इंटेंस दिखाई नहीं देती है, सनलाइट, जितनी हमें गर्मी के सीज़न में दिखाई देती है। इसीलिए हमें कैसा फील होता है, ठंड का एहसास होता है ना, कोल्ड फील होता है। तो वही कंपैरिजन किया गया है कि जो लॉन्गर डे टाइम रहता है, जून में लंबा समय रहता है, लॉन्गर डे टाइम रहता है, दिन का समय जो डे टाइम रहता है लॉन्गर रहता है, कब, जून में। और वहीं अगर हम बात करें कि शॉर्टर रहता है, छोटा रहता है डे टाइम, शॉर्टर डे टाइम होता है कब, डे टाइम होता है हमारा दिसंबर में। इसीलिए हम देखते हैं कि ठंड के महीने में जो रात होती है वो जल्दी हो जाती है, और गर्मियों में देखते हैं हम, गर्मी की छुट्टी रहती है तो दिन इतना लंबा रहता है कि हम शाम तक 6 बजे 7 बजे तक तो हम नॉर्मली खेलते रहते हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत लेट होता है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा डे सबसे बड़ा रहता है, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टर डे की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, याद रखना किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात कर रहे हैं हम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है अभी, जहाँ पर क्या हम रहते हैं। तो लॉन्गेस्ट डे जो रहता है, लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन रहता है, याद रखना वो होता है 21 जून को, 21 जून को जो रहता है सबसे लंबा डे रहता है। इसी को हम बोलते हैं समर सोलेस्टिस। क्या बोलते हैं, समर सोलेस्टिस बोलते हैं, सोलेस्टिस, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे जो रहता है वो क्या होता है, 21 जून होता है, उसी को हम बोलते हैं समर सोलेस्टिस। और क्या होता है इस दिन, क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक क्या रहता है, दिन रहता है, और रात जो होती है वो छोटी रहती है, ठीक है। और अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट डे की, हम क्या बात करें, शॉर्टेस्ट डे की, शॉर्टेस्ट डे की बात करें, या हम इसी को बोल दें कि लॉन्गेस्ट नाइट, कब सबसे लंबी रात होती है। तो याद रखना सबसे लंबी रात रहती है हमारे यहाँ कब, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को, ठीक है। अब आप जब भी ये डेट आएगी तो याद रखना अभी 22 दिसंबर आने वाला है, तो आप ध्यान देना उस दिन रात बहुत लंबी होती है, पूरे साल की सबसे लंबी रात रहती है 22 दिसंबर को। इसको हम बोल देते हैं क्या, विंटर सोलेस्टिस, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसा दिन जब डे और नाइट दोनों इक्वल रहते हैं, मतलब बराबर बराबर चलते हैं। हमें पता है कि एक दिन में एक दिन में कितने, 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे को अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 12 घंटे का, 12 आवर का डे होना चाहिए, और 12 आवर की क्या होना चाहिए, नाइट होना चाहिए। पर क्या हमेशा ऐसा होता है, नहीं होता है। समर सीजन में, गर्मी के समय दिन जो होता है वो लंबा होता है, और ठंड के समय रात जो होती है वो लंबी होती है। बट साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब डे टाइम जो होता है 12 घंटे का होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है, 12 घंटे का हमारा डे टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं उस दिन को, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम, स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स। इस दिन 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की नाइट होती है, मतलब पूरे जो 24 आवर है वो इक्वल इक्वल होते हैं। वो डेट याद रखना किस दिन होता है, 2 दिन होता है, एक 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये 2 दिन याद रखना, कब कब, तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन क्या होता है, डे और नाइट इक्वल होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात करी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही थी कि कब कौन सा दिन बड़ा होता है, कौन सा दिन छोटा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इक्वेटर की। तो याद रखना, इक्वेटर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सन और पृथ्वी को जो बीच से, बिल्कुल बीच से एक लाइन गुजरती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। तो इक्वेटर क्या करती है, इक्वेटर पे याद रखना कि 12 घंटे का 12 आवर्स का डे होता है और 12 आवर्स की ही नाइट होती है, ठीक है। मतलब कि इक्वेटर पर डे और नाइट बिल्कुल इक्वल होते हैं। अब याद रखना, इक्वेटर पर जो सनलाइट की इंटेंसिटी होती है, सन की जो इंटेंसिटी रहती है वो अलग अलग मंथ पे अलग अलग रहती है, ठीक है। इसीलिए लोग क्या होता है, यहाँ पर सीजन भी थोड़ा सा जो है गर्मी और ठंड का एहसास थोड़ा अलग होता है एज कम्पेयर टू, हम कहाँ की बात करें, जो भी हमारे कहाँ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो जो साउथ वाले रीजन होते हैं, याद रखना, जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया वो इक्वेटर की क्या है, नियर टू इक्वेटर है। साउथ इंडिया इज नियर टू इक्वेटर है, इसीलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है गर्मी नहीं इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे सन की रे जो है डायरेक्ट पड़ती रहती है। तो इसीलिए अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ से, है ना, जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया में ठंड वगैरह जो है इसीलिए थोड़ी कम पड़ती है, क्योंकि अब जो नॉर्थ इंडिया है वो पता है हिमालय के ज़्यादा पास है, तो वहाँ पे बर्फ़बारी और वो सब ज़्यादा होती है, तो इसलिए ठंड का एहसास वहाँ ज़्यादा होता है। और साउथ जो है वो इक्वेटर के पास रहता है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्लिप्स, ठीक है। इक्लिप्सिस है, इक्लिप्सिस क्या होता है, अगर हम इक्लिप्सिस में हमको 2 इक्लिप्स पढ़ना है। एक पढ़ना है हमको सोलर इक्लिप्स और एक पढ़ना है हमें क्या, लूनर इक्लिप्स। एक पढ़ना है हमें सोलर और एक पढ़ना है लूनर इक्लिप्स, ठीक है। सोलर और लूनर इक्लिप्स क्या होता है, तो याद रखना, सोलर और लूनर इक्लिप्स में हमारा यह स्पेलिंग लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स को हम सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण, और यहाँ पे इसको हम चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये, ध्यान से समझना। अब तो यहाँ देखिए सोलर एक्लिप्स की मैंने डेफिनेशन लिखी है, एट सर्टन टाइम द मून कैन कम इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ in a way that obstruct the light from the sun from reaching us. This is known as solar eclipse. तो क्या होता है कि जब हमारे ये सन है, हमें पता है सन के पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी चारों तरफ सूरज के घूमती रहती है, ठीक है, और सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है, और मून जो है वो भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तब क्या होता है, ऐसी कंडीशन, जब ये सन है हमारा, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी घूम रही है। और पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर हमारा मून घूम रहा है, ठीक है, मून घूम रहा है। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाए जब ये तीनों क्या हो जाए, एक लाइन पर हो जाए। मतलब कि ये जो मून है हमारा, चांद जो है वो सूरज से आने वाली किरणों को, सूरज को क्या कर ले, ये पूरी तरीके से ढक ले। ये मून क्या कर ले, सूरज को पूरी तरीके से ढक ले, जिसके कारण क्या हो जाए, पृथ्वी पर अंधेरा हो जाए थोड़े समय के लिए। क्या हो जाए, पृथ्वी पर अंधेरा हो जाए। इस प्रोसेस को, इस घटना को हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, जब सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती रहती है और पृथ्वी के चारों तरफ जो हमारा मून है ना, जो हमारा चांद है वो घूमता रहता है, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाए जब हमारा मून जो है, हमारा चांद सूरज को क्या कर ले, ढक ले, तब क्या होता है, पृथ्वी पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। उस समय क्या होता है, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। इस प्रोसेस को, इस घटना को हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स,
अब समझ में आया। अब आप बोलोगे कि मैम सूरज तो इतना बड़ा है हमारा, ठीक है, चांद तो हमारा इतना बड़ा है, सॉरी, सूरज तो हमारा इतना बड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सन हमारा इतना बड़ा, मून हमारा इतना छोटा सा है, तो इसने कैसे ढक लिया सूरज को? तो याद रखना, सूरज को उसने ऐसे ढक लिया। आप एक इमेजिन करो, इमेजिन नहीं करो, आप एक प्रैक्टिकल करके देखो कि आप अपना एक अंगूठा लो और उस अंगूठे को थोड़ा दूर पर रखो और दूर पर रख के किसी पेड़ को ढकने की कोशिश करो। जब आप अंगूठे को बहुत दूर रखते हैं और एक आंख बंद करते हैं तो उससे क्या होगा, जो बहुत दूर की चीज़ रहेगी वो हमें ऐसा दिखाई देगी कि वो हमारे अंगूठे से ढक गई है, पूरी तरीके से छुप गई है। इसको बोलते हैं हम अपेरेंट साइज। मतलब कि एक्चुअल में किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल साइज तो बड़ा होता है, पर वो इतनी दूर पर हो जाए कि वो एक छोटी सी चीज से भी क्या हो जाए, हमें ढका हुआ छुपा हुआ प्रतीत हो। ठीक है, हमें वो ऐसा फील हो कि इतनी डिस्टेंस पर है कि हमें समझ में आ जाए कि वो क्या है, ढक जाए। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं अपेरेंट साइज बोल देते हैं। ठीक है, कि साइज, हम डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज सीन। ठीक है, तो अपरेंट साइज के लिए मैंने डेफिनेशन लिखा है, द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज सीन बाय आवर आईज नोन एज अपरेंट साइज। ठीक है, जो हमारी आंखें देख रही है किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, वो होता है उसका अपीयरेंट साइज। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये एक्चुअल फिजिकल साइज पर और डिस्टेंस पर, कि वो कितनी डिस्टेंस पर है। मान लो बहुत दूर पर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो वो हमें छोटा दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें सूरज की और पृथ्वी की, मून की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जो हमारा क्या होता है, हमारा सन जो होता है वो बहुत दूर होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू किससे, एज कंपेयर टू हमारा पृथ्वी। पृथ्वी जो है, पृथ्वी से अगर हम देखेंगे सूरज बहुत दूर है, बट मून जो है सन के तो थोड़ा नज़दीक ही है। अगर हम पृथ्वी से देखेंगे तो मून जो हमें थोड़ा करीब पास में नज़र आएगा एज कंपेयर टू सन। इसीलिए हमें क्या होता है, ये ऐसा दिखाई देता है अरेंजमेंट, कि हमें क्या दिखाई देता है कि सन जो है बहुत दूर है और हमारा मून और सन जो है स्काई में वो बहुत दूर है। बट अगर हम अर्थ से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा दोनों सिमिलर डिस्टेंस पर है। बट मून का साइज जो है स्मॉलर है फिजिकल साइज सन से, और मून जो है ज़्यादा क्लोज़र भी है हमारे पृथ्वी के, है ना, एज कंपेयर टू सन। इसीलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मून ने जो हमारे पूरे सन को ढक लिया है। और जब ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि क्या है, वो सोलर एक्लिप्स है। अब याद रखना, सोलर एक्लिप्स में भी एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है और एक टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। क्या होता है, एक टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होगा कि पूरी तरीके से जब क्या करे, ढक ले उसको, टोटल डार्कनेस हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, टोटल डार्कनेस हो जाए। टोटल डार्कनेस हो जाए मतलब बिल्कुल लाइट जो है क्या हो, बिल्कुल भी लाइट हमारी तक ना पहुंच पाए। नो पार्ट ऑफ द सन कैन बी सीन, नो पार्ट ऑफ द सन कैन सीन। जब हमें सूरज का बिल्कुल भी कोई पार्ट दिखाई ना दे, बिल्कुल रोशनी ना आ पाए, तो उसे हम बोलते हैं टोटल डार्कनेस, टोटल सोलर एक्लिप्स। एक होता है हमारा क्या, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। पार्शियल सोलर एक्लिप्स में क्या होगा, तो याद रखना, जब थोड़ी बहुत लाइट हमें क्या आ जाए, आने लग जाए। ठीक है, क्या हो जाए, जब मून क्या करे, मून हमारा पार्शली ब्लॉक करे सन को, पार्शियली ब्लॉक आउट ओनली सम रीजन, ओनली सम रीजन ऑफ
ऑफ द सन, सन का कुछ थोड़ा ही सा पार्ट जब वो क्या करे, ढक लेता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्शियली सोलर एक्लिप्स। अब उसकी मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको, देखो। तो यहाँ आप देखेंगे ये टोटल सोलर एक्लिप्स है। ये क्या हुआ, ये सूरज को पूरी तरीके से क्या हुआ, ये मून ने क्या किया, उसको पूरी तरीके से ढक लिया। उसके बाद पार्शली सोलर एक्लिप्स है, मतलब यहाँ पे मून होगा कुछ, तो उसने सूरज के कुछ पार्ट को, थोड़े से पार्ट को क्या किया है, ढक लिया है। तो वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखो रिंग जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ से क्या होता है, ये डायमंड रिंग दिख रही है, ऐसा डायमंड रिंग जैसा दिख रहा है ना। ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये मून जो है हटता जा रहा है, तो ये सूरज की रोशनी जो है वो फिर से पहले जैसे फैलती जा रही है। अभी ये पूरा खसक जाएगा तो ये पूरा सन बड़ा सा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, डायमंड रिंग सीन आफ्टर अ टोटल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। जैसे ही मून क्या होता है, मून स्टार्ट टू मूव अवे, जैसे जैसे वो दूर जाने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, तो अब हम बात कर लेते हैं लूनर एक्लिप्स की। किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की। तो अब लूनर एक्लिप्स में क्या होगा, याद रखना, अभी सन और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया था, मून आ गया था। अब क्या होगा, सूरज और मून के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, समटाइम द अर्थ कैन ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून, दिस इज नोन एज लूनर एक्लिप्स। अब क्या होगा, जो सूर्य की रोशनी मून तक भी तो जा रही है ना, तो अब पृथ्वी ऐसे आ जाएगी उन दोनों के बीच में, इस तरीके से मून को ढक लेती है कि सूरज की जो रोशनी है, सनलाइट जो है, मून तक नहीं पहुंच पाती है। तब हम बोलते हैं कि लूनर एक्लिप्स है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो सनलाइट है ये जो जा रही है, तो ये अर्थ बीच में आ गया है, जिससे क्या हो गया है, हमारा यहाँ पर ब्लैक ब्लैक सा डार्कन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लूनर एक्लिप्स। अब लूनर एक्लिप्स में क्या होगा कि इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा अर्थ का, कि अर्थ की जो शेडो रहेगी वो क्या होगी, फुल डिस्क जैसे, डिस्क की तरह मून पर पड़ने लगेगी। किसकी तरह, डिस्क की जैसे, जैसे एक प्लेट होती है उसकी तरीके से क्या होगा, अर्थ की शेडो उस पर पड़ने लगेगी। अब क्या होता है, जब पूरी तरीके से कंप्लीटली शेडो पड़ती है अर्थ की, तो उसको हम बोल देते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स। और जब पार्शली थोड़ी बहुत अर्थ की शेडो पड़ती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पार्शियल लूनर एक्लिप्स। तो टोटल लूनर एक्लिप्स क्या होता है, टोटल लूनर एक्लिप्स जब क्या होता है, व्हेन मून इज completely in the earth shadow, अर्थ की शेडो पर पूरी तरीके से जब आ जाता है मून, तो उसे क्या बोलते हैं हम, टोटल। तो क्या होता है, टोटल लूनर एक्लिप्स में जब मून कंप्लीटली अर्थ की शेडो में आ जाता है, तब वो कैसा दिखता है, याद रखना, तब वो रेड, डार्क रेड कलर का, लाल, बिल्कुल लाल कलर का दिखाई देगा, रेड रेड सा, डार्क रेड कलर का। और पार्शियल लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, जब कुछ पार्ट ही, सम पार्ट्स जो है मून का, वो अर्थ की शेडो पर आ जाए। अब एक और बात याद रखना कि जब भी ये एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स को हिंदी में या संस्कृत की भाषा में बोलते हैं ग्रहण, ग्रहण लगना। तो कई पुराने जमाने के लोग क्या सोचते हैं कि जब भी ग्रहण लगता है तो ये बहुत अशुभ माना जाता था। पहले के समय पे लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, खाना नहीं बनाते थे, खाना नहीं खाते थे, ठीक है, पूरे टाइम भगवान का नाम जप करते रहते थे। वो लोग सोचते थे कि ग्रहण लगना मतलब कि बहुत ही क्या है, खतरनाक सी कुछ ऐसी घटना है जिससे कुछ बुरा हो जाएगा। बट अगर हम एस्ट्रोलॉजर लोगों की बात करें, या हम अगर किसकी बात करें, हम बात करते हैं, अगर अगर हम साइंटिफिक वे में देखें, तो साइंटिफिक वे में इसको देखना, जो एक ये सोलर, जो हमारा सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स है, तो ये बहुत ही अच्छी
या एक बड़ी सी भौगोलिक या खगोलीय घटना मान सकते हैं। साइंटिस्ट लोग इसको अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को देखते हैं, लूनर सोलर एक्लिप्स को देखते हैं। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमी क्लब्स होते हैं या बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग इवेंट्स जो हैं इस दिन क्या करते हैं, इवेंट करते हैं। लोगों को इनको देखने के लिए अलग अलग तरीके से बाइनोकुलर, सनग्लासेस मिलते हैं या टेलीस्कोप, इनकी मदद से लोगों को या साइंटिस्ट देखते हैं और अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में ऑर्गेनाइज की जाती हैं जहाँ पर हम इनको, ये जो भौगोलिक घटना है उसको देख सके, स्टडी कर सकें। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट कभी भी जब भी ये सोलर या लूनर एक्लिप्स पड़ता है तो हमें उसे डायरेक्ट आँखों से नहीं देखना है, क्योंकि उससे निकलने वाली जो किरणें होती हैं, जो रेज होती है, वो बहुत ही हार्मफुल होती है और वह हमारी उससे आँखों में प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए हमें उसको सन ग्लासेस की हेल्प से या फिर हमें किसकी मदद से, टेलीस्कोप या बाइनोकुलर्स की हेल्प से इसे देखना चाहिए। और ये जो है लूनर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स, ये क्या होती है, एक भौगोलिक घटना है। ठीक है, इसको जो हमारे एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमी है ना, जो रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, वो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ये कुछ अशुभ नहीं होता है, तो इसे हम देखकर अपना नॉलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।